थक कर बैठे हो पथ पर, माना तुम में गुरूर नहीं है, कदमों को मत पीछे खींचो, मंजिल अब तेरी तुझसे दूर नहीं है। चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल नायक जीएस पॉइंट पर। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम अपने इस चैनल का शुभारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही हमें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में आपके लिए चैनल एक बेहद ही उपयोगी मार्गदर्शक बनकर उभरेगा और हम जो भी अब कंटेंट आप तक पहुंचाएंगे उसका लाभ आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। साथ ही हमें यह विश्वास है कि हमारी जो कमियां हैं आप कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे, ताकि हम ज़रूरी सुधार करके अपने आप को और भी बेहतर बना सकें आपके लिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए कुछ सिलेबस होता है। उस सिलेबस के अंतर्गत जैसा कि हम देखते हैं कि जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, यही सारे विषय रहते हैं। लेकिन इन सभी विषयों का अनुपात अलग अलग रहता है। किसी एग्जाम में जीएस का वेटेज ज़्यादा होता है तो किसी में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग का। लेकिन अधिकतर जो एग्जाम देते हैं उनमें इन सभी का एक संतुलन देखा जाता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम इन सभी विषयों को पढ़ें कैसे। तो पहले हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल में वर्तमान में हम सिर्फ जीएस और हिंदी पर काम करने जा रहे हैं। आने वाले समय में यदि आपका सहयोग मिला और आप हमारे चैनल से जुड़कर और यदि हमसे आप कुछ अपेक्षाएं रखते होंगे तो हम अवश्य ही मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग को भी आगे जोड़ेंगे। दरअसल वर्तमान में हमारे साथ एक बहुत मजबूत टीम तो नहीं है, टेक्निकल टीम भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन शुरुआती कदम, कहते हैं कि मंजिल की सोचने से अच्छा है कि कदम बढ़ाया जाए, क्योंकि कदम बढ़ाएंगे तो मंजिल एक कदम ही सही पास आएगी। इसीलिए हम इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं अपने इस चैनल की, जहां आपको जीएस और हिंदी, ये दो विषय ऐसे रहेंगे जिन पर हम वर्क करेंगे और यकीन दिलाते हैं कि इन विषयों में जिनका सबसे अधिक रोल कंपटीशन में है, कह सकते हैं आपको उच्च स्तर के एग्जाम तक में सहायता मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ना है, जैसे मकड़ी का जाल होता है, यदि उस जाल में कहा जाए कि उसका पहला पॉइंट कहाँ से मकड़ी ने बनाना शुरू किया, तो ये बता पाना बड़ा ही मुश्किल काम होगा। हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति यदि मकड़ी को जाल बनाते देख रहा है तो वो उस समय आपको ज़रूर बता सकता है कि मकड़ी ने जाल बनाना शुरू कहाँ से किया है। इसी प्रकार जीएस, जीएस के बारे में यदि बात की जाए तो जीएस अनंत ब्रह्मांड की तरह ही विस्तृत है। लेकिन यदि इसको एक क्रमबद्ध ढंग से पढ़ें, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ें, सतत रूप से पढ़ें, तो निश्चय ही इसको हम बेहतर ढंग से तैयार कर पाएंगे। अब कैसे करना है, तो इस पर चर्चा आज का विषय हम करने जा रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखना है कि ये कोई एक दिन दो दिन का काम नहीं है। इसके लिए सतत और सार्थक प्रयास की आवश्यकता होती है। कबीरदास जी ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी आपके जल्दबाजी करने से कुछ होगा नहीं। प्रत्येक चीज का अपना एक समय होता है। आप जितना समय देंगे इस पर, उतना ही बेहतर रिजल्ट आपका बनेगा। सबसे पहले अगर कहा जाए, पहला क्वेश्चन उठता है कि जीएस को पढ़ें कैसे। जीएस के बारे में ये कहा जाता है कि यदि इसको सिस्टमैटिक ढंग से नहीं पढ़ा जाए, साइंटिफिकली नहीं पढ़ा जाए, तो उलझाने वाला सब्जेक्ट बन जाता है। इसके तथ्य जो होते हैं ये दिमाग पर इस तरह से वार करते हैं जैसे किसी पत्थर पर आप दूसरे पत्थर फेंक कर मारते हैं। तो पहले समझते हैं जीएस को पढ़ें कैसे। तो देखिए, जीएस के अंतर्गत कई सारे विषय होते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, साइंस, साइंस एंड टेक इत्यादि विषय होते हैं। इन सबको पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले सृष्टि का निर्माण हुआ ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड के बाद बने आकाश गंगाएं, आकाश गंगाओं के बाद सौरमंडल, जिसमें है सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, उच्छल, तारे, उल्कापिंड, ये सभी चीजें। तो इनके बारे में जाना जाता है। ये जिस विषय के अंतर्गत, उसका नाम है एस्ट्रोनॉमी। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी। जो एस्ट्रोलॉजी होता है उसका मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र। जो पुराने ऋषि महर्षि लोग हुआ करते थे, इस चंद्रमा या तारों की गति के आधार पर ये बताते थे कि लोगों का भविष्य कैसा होगा। ये आज भी चलता है। अब वैसे भी हमारे बुंदेलखंड में तो देख ही रहे होगे, इस समय इसी पर ही
सब कुछ चल रहा है, मीडिया का फोकस केंद्र बन गया है बुंदेलखंड इसी भविष्यदर्शी को देखकर। अब ये कौन है ये आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जब जान लेंगे तो एस्ट्रोलॉजी में एक ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। हम लोग जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम है पृथ्वी। और अभी जो ग्रह हैं उनमें से केवल पृथ्वी ऐसा है जिस पर जीवन संभव है, यानी हमको जो जीने के लिए चीजें चाहिए वो पृथ्वी पर हैं। तो सबसे पहले जब हम ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करेंगे वो वैसे होगा एस्ट्रोनॉमी। अब ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, एक है पदार्थ, एक है ऊर्जा। और पदार्थ और ऊर्जा इनका अध्ययन किया जाता है फिजिक्स के अंतर्गत। तो सबसे बेहतर तरीका है कि अगर एस्ट्रोनॉमी को अच्छे से समझना है तो फिजिक्स की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पर आप फिजिक्स को पढ़ लेंगे तो काफ़ी सहूलियत होगी। इसके बाद जब आप पृथ्वी पर आएंगे तो आपके मन में दिमाग में आएगा कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कहाँ आया, कैसे उत्पन्न हुआ, किस रूप में था। तो इन सभी विषयों को जानने का तरीका या इन सभी विषयों को जानेंगे हम बायोलॉजी के अंतर्गत। बायोलॉजी के अंतर्गत हम जानेंगे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन का विकास कैसे हुआ। जब हम ये जान लेंगे तो जीवन का विकास चूंकि धरती पर यानी पृथ्वी पर ही हुआ है, तब हम जानेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब होता है कि हमारे पृथ्वी पर जो स्थल स्वरूप हैं, पेड़ पौधे हैं, पर्वत पठार मैदान, नदियां, सागर, झील, इन सब का अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत। और जब ज्योग्राफी अगर आप अध्ययन करेंगे तो ज्योग्राफी के साथ अगर अध्ययन किया जाए इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का, तो सबसे बेहतर है। ऐसा इसलिए, पर्यावरण का मतलब होता है हमारे आसपास का वातावरण। हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास क्या है, सभी लोग अपने अपने आसपास देखें, पेड़ पौधे, कुर्सी, मेज, टेबल, वायु, नदी, झरने, झील, ये सब कुछ तो है। और अगर ये सब हटा दिए जाए तो क्या जीवन संभव है? नहीं, तब आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो जो ये सब चीजें हमारे आसपास हैं जो हमारे जीने के लिए आवश्यक हैं, ये कहलाती हैं पर्यावरण। और पर्यावरण कहाँ? हमारे धरती पर। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत हम करेंगे हमारे जो पृथ्वी है उसकी सतह का अध्ययन, और एनवायरमेंट के अंतर्गत हम करेंगे पृथ्वी पर जो जीवन है उसका अध्ययन, यानी पर्यावरण जो है उसका अध्ययन। आजकल पर्यावरण इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि किसी भी एग्जाम में सबसे अधिक रॉड इसी का है। इससे क्वेश्चन कंपलसरी है। ऐसा इसलिए, सोच कर देखिए कि हम लोग अपने आसपास के वातावरण से किस तरह प्रभावित होते हैं। अगर आपके पास में हैंड पाइप लगा हुआ है और वहाँ कोई रसायन अगर धरती की सतह के नीचे चला गया तो क्या वहाँ का पानी पी पाएंगे? नहीं। फैक्ट्रियों के पास जो तालाब, झील होते हैं वहाँ का पानी पीने लायक नहीं रहता है। फैक्ट्रियाँ नदियों में क्या करती हैं? केमिकल को रिलीज कर देती हैं। समुद्र में टैंकर जो होते हैं जब जहाज आते हैं तो उनसे आए दिन देखते हैं कि क्या होता है, जो ऑयल है या जो वेस्ट है वो रिलीज हो जाता है समुद्र में। पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, जहाँ कम वर्षा होती थी वहाँ और कम होने लगी है, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती थी वहाँ और ज़्यादा हो रही है। समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, वायु सांस लेने लायक नहीं है। मौसम सर्दी का आता है तो देखते हैं दिल्ली में कि सुप्रीम कोर्ट आए दिन फटकार लगाता है, कहीं स्मोक टावर लगाए जाते हैं ताकि धूम्र को या कोहरे को कम किया जा सके। ये सब क्या है? ये सब किसका पार्ट है? ये सब है इन्वायरमेंट का पार्ट। इसलिए इसको जानना बेहद जरूरी है। और जब आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को जान लेंगे तो चूंकि इन दोनों के अध्ययन के बाद सबसे अधिक सहूलियत होती है अर्थव्यवस्था के अध्ययन में, जिसको बोलते हैं इकोनॉमी। देखिए, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम क्या करते हैं? धन की व्यवस्था, यानी रुपए पैसे की बात करेंगे। और रुपए पैसा कैसे आता है? उद्योग धंधों से। और उद्योग धंधे कैसे लगाए जाते हैं? तो सोच कर देखिए, ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे अलग अलग जगहों के बारे में तो वहीं आप जानते हैं कि यहाँ पर लोहा मिलता है, यहाँ कोयला मिलता है, यहाँ पर पेट्रोलियम है। तो जहाँ लोहा कोयला मिलेगा वहाँ लोहा आधारित उद्योग लग जाएंगे, भारी मशीन उद्योग। और जहाँ पर पेट्रोलियम मिलेगा वहाँ पर पेट्रोलियम के लिए रिफाइनरी लग जाएंगी। इसी प्रकार
जहाँ पर जिस संसाधन की अधिकता रहेगी वहाँ उसी पर आधारित उद्योग लग जाता है। जहाँ कपास है वहाँ पर तुरंत मिल लग जाएगी, कपास का मिल या फैक्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग बन जाएगा वहाँ। इसीलिए जब इनका अध्ययन कर लेंगे तो अर्थव्यवस्था का अध्ययन आसानी से समझ में आएगा। और भूगोल के बाद हमको अध्ययन करना है इतिहास का। क्यों? इतिहास का मतलब होता है जो अतीत में घट चुका है, और जो कुछ अतीत में घट चुका है वो घटा तो किसी न किसी जमीन पर ही होगा। जैसे कहा जाए आपके घर का इतिहास, इसका मतलब है आप जिस जगह रहते हैं वहाँ आपके पहले, आपके पिताजी के पहले, आपके पिताजी के पिताजी के पहले, इस तरह से पीछे जाना है। और जब हम इतिहास की बात करेंगे तो उसका संबंध किसी न किसी क्षेत्र से होगा। इसलिए इतिहास और भूगोल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि हम कहें कि उत्तर भारत का इतिहास, तो उत्तर भारत तो पहले से ही था। इस भूभाग पर अलग अलग समय में अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई, और समय के साथ राजा महाराजा बदलते गए, टाइम पीरियड बदलता गया। तो ये किसका पार्ट हो गया? हिस्ट्री का। लेकिन स्थान जो है वो क्या किसका पार्ट हो गया? वो हो गया ज्योग्राफी का। और जब इतिहास का अध्ययन कर लेंगे तो इसके साथ साथ वहाँ के लोगों के खान पान, रहन सहन, पहनावा, त्योहार, इन सभी का अध्ययन करेंगे कला एवं संस्कृति के अंतर्गत। कला एवं संस्कृति क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इन्हीं से आ रहे हैं। और जब कला एवं संस्कृति के बारे में जान लेंगे और इतिहास के बारे में, तो किसी भी जगह का इतिहास होता है तो आप जानते हैं कि इतिहास में जो कुछ हुआ है उसी के आधार पर देश में शासन व्यवस्था विकसित होती है। ऐसे समझिए, जैसे भारत में एक लंबे समय तक अंग्रेज रहे, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर नियम कानून बनाए गए, और उन नियम कानूनों में समय के साथ कई चीज़ें जोड़ी गई जिसका भारतीयों ने विरोध भी किया। और भारतीयों को जो प्रताड़ना हुई या भारतीयों के साथ जो जाति हुई, उसी को ध्यान में रखते हुए जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तो उस संविधान में वो सारी चीज़ें थीं जिसके दुष्परिणाम भारतीयों को भोगने पड़े थे। तो इस बात का ध्यान रखा गया कि वो सब भविष्य में हम लोगों को नहीं झेलने पड़े। तो संविधान हमारा बना, और संविधान के आधार पर ही पूरे राज्य में यानी भारत में एक व्यवस्था स्थापित हुई जिसको कहते हैं राज व्यवस्था। तो यदि हम हिस्ट्री जानेंगे तो राज व्यवस्था की जड़ें कहाँ पर हैं? इतिहास में। किसी भी देश में देखिएगा वहाँ शासन का स्वरूप बहुत हद तक इतिहास से निर्धारित होता है, और जिसमें अगर कमियां रह जाती हैं तो समय के साथ साथ उसमें सुधार होते रहते हैं। जैसे नेपाल में 1990 में जो कानून था, उसमें जो संविधान था वहाँ, उसमें वहाँ के राजा को सबसे शक्तिशाली बताया गया, लेकिन वहाँ के संविधान को फिर से क्या किया गया? संशोधित किया गया, नया संविधान लाया गया, और उस संविधान को लेकर भी अभी स्थिरता नहीं रही। तो ये सब क्यों हो रहा है? इस बदलते हुए समय परिस्थिति के हिसाब से। तो सबसे पहला प्रश्न जो था कि किस ढंग से पढ़ें, इस तरह से। अब अगली बात आती है समझने का तरीका। देखिए, किसी भी विषय को समझना है तो सबसे जरूरी होता है कि उस विषय के अंतर्गत मैप का प्रयोग किया जाए। ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी भी विषय के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, उसमें किसी स्थान का नाम दिया है, तो स्थान को दर्शाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है मैप। मैप में दर्शाने के बाद आप कीजिए उसको डायग्राम में बनाइए। डायग्राम, अब डायग्राम क्या होता है? जिस तरह ये बना था पूरा, ये डायग्राम है, मैप डायग्राम। इसके अलावा ग्राफ वगैरह का प्रयोग कीजिए, यानी जो कुछ भी लाइन टू लाइन लिखा हुआ है कोशिश कीजिए उसको डिजाइन बनाने के लिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आर्टिस्ट बनना है, पेंटर बनना है, लेकिन कहते हैं ना कि सुंदरता पहली नज़र में रास आ जाती है, और अगर सुंदर ढंग से लिखा होगा तो पढ़ने की भी इच्छा होगी। जब पढ़ने की इच्छा होगी तो समझोगे भी, और जब समझोगे तो दिमाग में आएगा। किसके? खुद के दिमाग में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगला सवाल उठता है कि किताब कौन सी पढ़ें। तो देखिए, किताब सीधे यदि समझ में आ जाए तो फिर कहना ही क्या।
किताब को समझने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि जिसने किताब को समझा है उसको समझा जाए। यानी जो पहले आपको पढ़ाया जाए उसको आप पढ़ें, किताब समय अनुसार सजेस्ट की जाएगी। और जब लगे कि नहीं नहीं अब पूरा हम भर चुके हैं, जितना पढ़ा है उतना पूरा आ गया है और अब कुछ भी आगे चाहिए, और जब ऐसी ज़रूरत महसूस हो तब विचार करें किताब का, और तब किताब का सपोर्ट लें। अच्छी बात है किताब पढ़ना। किताब पढ़ने से बोलचाल की भाषा सही होती है, लेखन शैली सही होती है, जानकारी का विस्तार होता है। ठीक है। और इसके बाद विचार करते हैं शॉर्ट नोट्स का। शॉर्ट नोट्स इसी तरह से बनाना है, मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट, यही चीजें हमको प्रयोग करनी है शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि अगर 15 पन्ने पढ़े तो इसको 3 पेज में कन्वर्ट करो। यानी अगर तुमको 15 पन्ने की जगह वो 3 पेज दे दिए जाए तो इतनी क्षमता होनी चाहिए कि 15 पन्ने बराबर बोल सको, या 15 पन्ने में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो इस 3 पेज में आ जानी चाहिए। ऐसे समझिए, अगर कहा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो अब ये तो बताते नहीं होगे कि पिछले 20 साल की स्टोरी 20 साल में बताओ। तो पिछले 20 साल के अगर हो गए हो तो 20 साल की स्टोरी को मुश्किल से 5 मिनट में बताते हो। कैसे? कि हमारी शिक्षा यहाँ हुई, हम यहाँ पढ़े, हमने ये किया वो किया, जो भी होता है। ये कैसे संभव है? ये संभव है कि आपको तय करना होता है कि कौन सी चीज़ों को हमको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। तो ये काम जरूर करें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक जगह रखें। वही होता है, आपसे क्लासों को यूट्यूब चैनल पर डालते जाएंगे। इसके अलावा जो भी जानकारी या फिर जो भी आपको इंक्वायरी होगी वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और इससे संबंधित जो भी हमको आपको कंटेंट देना होगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य जुड़ें, क्योंकि काफ़ी जानकारी या फिर हमको जो देना है सॉफ्ट कॉपी में वो उसी में दिया जा सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।